नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े, कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं और इसी कड़ी में काशी की जो शतकीय यात्रा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस काशी यात्रा को, जो शतकीय काशी यात्रा या इस दौरे को कहें, कितना महत्वपूर्ण रहा और इस दौरे से काशी कितनी बदली, और उससे भी बड़ा सवाल कि काशी वासियों में क्या परिवर्तन आया। रोडें बदली, स्ट्रीट लाइटें लगी, सड़कें चमचमा रही हैं, लेकिन काशी वासियों की तकदीर बदली तो कितना बदली। आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कुरुक्षेत्र में। तो लगातार जिस तरीके से काशी को लेकर के बात करें तो योगी का ये काशी प्रेम साफ तौर पर नजर आया। अंदाजा लगाया जाता था 5.5 साल में शतक लगा दिया और 2022 में 12 बार काशी का दौरा। और योगी को काशी कितनी पसंद है, काशी के विकास को लेकर के लगातार बात होती रही है। क्यूटो बनाने को लेकर के क्यूटो की तर्ज पर लगातार काम चल रहा था। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए, उन्होंने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और लगातार पीएम के संसदीय क्षेत्र को लेकर के बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक शतकीय पारी अपनी खेल चुके हैं। समझिए ये बात, शतकीय पारी क्योंकि 100 बार दौरा, वो भी लगभग 5.5 साल में एक शतकीय पारी। लेकिन फिर सवाल वही घूम फिर के आ रहा है। तो विकास की जो है राह किस तरीके से, किस ट्रैक पर चला जा रहा है। और बड़ी बात है कि इस बीच कई ऐसे तमाम सारे मुद्दे आए, चाहे वो विकास को लेकर के बात करें, काशी कॉरिडोर को लेकर के बात करें। लेकिन इस बीच हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई थी वो भी एक पाटना, क्योंकि मामला लगातार किस तरीके से ज्ञान व्यापी मामले को लेकर भी उठा। इसके बीच में हिंदू मुस्लिम की जो दूरियां थी वो भी बढ़ी थी। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज मैं आपसे ही समझूंगा, लगातार जब हम मुख्यमंत्री की शतकीय पारी को लेकर के बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कॉरिडोर को लेकर के, चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात करो और कल की बात करें देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उज्जैन कॉरिडोर का निर्माण किया, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के, जिस ट्रैक पर लगातार बात की जा रही थी कि हाँ हिंदुत्व को लेकर के पार्टी अब उसी ट्रैक पर अब चलती नजर आ रही है, ये संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। देखिए आलोक जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब से प्रदेश की कमान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, वो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। चाहे आपने देखा अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर, आपने देखा इस तरीके से प्रयागराज में कुंभ की लेकर जो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। उसके बाद 2022 में जब चुनाव हुए, उसके बाद 35 साल बाद कोई ऐसी पार्टी जो दोबारा चुनकर आई हो, वो एक कीर्तिमान हो। आज जिस तरीके से आपने देखा कि 5.5 साल में 100 बार वो जा चुके हैं बनारस, और बनारस जाने से उसका प्रभाव है। बनारस देखिए, हमारा ये राजनीतिक कोई एजेंडा नहीं है, ये हमारे धर्म से जुड़ा मसला है और आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये एक चीज है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि जहां तक कि योगी जी की बात है, योगी जी आप भी जानते हैं कि काशी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो सांसद हैं, वहां पे कई ड्रीम प्रोजेक्ट चलते हैं। अभी मोदी जी 7 जुलाई को जिस तरीके से 43 परियोजनाओं को जिस तरीके से लोकार्पण करके वहां से आए हैं, उसके बाद से आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा जितने विकास कार्य हैं, जितनी भी गतिमान वहां पे स्थिति चल रही है, एक मुखिया के तौर पर वो वहां गए और समीक्षा हर महीने 1 से 2 बार औसतन वो जाते हैं और वहां समीक्षा करते हैं विकास कार्यों की। अभी आप कह रहे थे कि उससे बदलाव क्या आया, बदलाव ये आया कि काशी जैसे जो हमारे धर्म की नगरी, हमारे आस्थाओं का केंद्र है, वहां पर जब आप भी जानते हैं कि 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी 24 घंटे, आज हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली आ गई है बनारस में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार वहां रोडें चमचमा रही हैं, गलियां जो सक्रिय हुआ करती थी, लोगों को आवागमन में जो दिक्कतें होती थी, उसको किस तरीके से पूरी रूपरेखा को तैयार करते हो, आज उसमें भी व्यवस्था की गई है। और बहुत अच्छी कॉरिडोर बनाने के बाद से जो वहां पर 43 नए जो मंदिर थे, जो उनका भी पुनः उद्धार करने, बिल्कुल मंदिरों को, जीर्णोद्वार को लेकर के मैंने बात की। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करें अमित जी बड़े कम शब्दों में, तो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिस तरीके से जो प्रतिबद्धता पार्टी जाहिर कर रही थी, उसी ट्रैक पर चलती नजर आ रही, साफ तौर पर कहा जा सकता है। देखिए आलोक जी,
मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, हाँ। धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि पूर्व में आपने देखा किस तरीके से हमारे मंदिरों को दबाया गया, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया। आप ज्ञान व्यापी का नाम ले रहे थे, अभी उसमें कोर्ट का भी फैसला आया है। आपने देखा कि जो हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, आज अगर हमारी सरकार एक संत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज है, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और हर हिंदू के सौभाग्य की बात है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने का काम किया है, ये हम हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में जो भी पुराने पूर्व में गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में अब और कार्य देखेंगे, जो चीजें नहीं हुई थी, जो होनी चाहिए, वो सब हमारी सरकार करने जा रही है। जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अभी क्या कुछ नए प्लान है, और जो हमारे दर्शकों से कुछ आप शेयर करना चाहें, जो अभी आपने कहा अमित जी कि जो चीज नहीं आने वाले समय में वो भी होंगी, वो ऐसी कौन सी सौगातें हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, वो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए क्यों ना हो? देखिए आलोक जी, जो योजनाएं थी, योजनाएं भी सरकार बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए सरकार ने काम किए। आपने भी देखा कि कोरोना जैसी महामारी में जहां पूरा विश्व धराशायी हो गया था, वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर सकते थे उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हुई। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विकास कार्य, जो भी जरूरी चीजें हैं, वो हमारी सरकार करती चली आ रही है और आगे आने वाले समय में भी करेगी। तो बिल्कुल आने वाले समय में विकास की किस तरीके से अगर बात करें तो और उसकी बानगी साफ तौर पर देखी और महसूस की जा सकती है। तो योगी का काशी प्रेम, 5.5 साल में 100 बार गए काशी और 2022 में 12 बार काशी का दौरा। योगी को काशी कितनी पसंद है, सवाल यह है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक संदेशा देने की अमित जी के पास में आ रहा हूं। अमित जी, आस्था के नाम पर एक टूरिस्ट प्लेस पहले था कि हाँ, टूरिस्ट जो है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आस्था के साथ साथ एक पैसा भी, एक आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उसको सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। बिल्कुल आलोक जी, इस तरीके से आप भी जानते हैं कि औसतन हर दिन 1,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और पिछली बार अभी जब शिवरात्रि थी, वहां पे 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने वहां पर दर्शन करने का काम किया है। वो एक कीर्तिमान, और सही मायने में आप जानेंगे तो सही में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए काम है। कई जगह पर लोगों के लिए व्यापार के रास्ते खुल गए वहां पर। और साथ में जो हमारा खोया हुआ सम्मान था, वो आस्था के नाम पर, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि जहां पर खोया हुआ सम्मान था, जो हमारे मंदिरों को पूर्व में नुकसान पहुंचाया गया, उनको पुनः उद्धार करने के लिए जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की है और जो हमारे वादे किए, तो उसको उसी की तरफ ये कदम है जी। लेकिन इस बीच एक खास वर्ग है वाराणसी की, खास करके अगर मैं बात करूं अमित जी, तो उसको भी काफी नाराजगी है। कैसे उस वर्ग की नाराजगी दूर करेंगे, और आप भी समझ रहे हैं मेरा सवाल? देखिए आलोक जी, हम कोई भी कानून से हटके या संविधान से हटके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आपने भी देखा कि ज्ञान व्यापी एक मुद्दा था, अभी कुछ दिन पहले उस पर फैसला आ चुका है। अगर कोई उस पर किसी को दिक्कत है तो वो उस आगे रास्ते खुले, वो कोर्ट में जाए, अपनी बात रखे। हम तो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ, अयोध्या में क्या था, 500 साल से ज्यादा हम लोगों ने जिस तरीके से अपने राम जी को वहां स्थापित करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसको भी कोर्ट के माध्यम से रास्ता निकाल के हमने लड़ाई झगड़ा से नहीं किया। एक संविधान के तहत जो नियम था उसको मानते हुए, जो भी कानून के तहत था वो हमने करते हुए, आज 500 साल बाद हमने उस लड़ाई को लड़कर जीता है और पुनः वहां पर हमने राम जी को स्थापित किया है। और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि जब एक जो पूर्व में हुआ कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं को कहीं ना कहीं दबाया गया, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। अभी आपने आदि पुरुष जैसी मूवी आई है, उसमें देखा कि किस तरीके से कैसे हमारे भगवानों का मजाक बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी जवाब देने का समय है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कह देना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसको हम आगे जारी रखेंगे। बिल्कुल एक संदेशा देने की कोशिश कर रही है कि धर्म और राष्ट्र को लेकर के किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, और ये दौरा भी बता रहा है, ये शत की पारी भी लगातार बता रही। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए, उनसे भी सबसे पहले परिचय कराएंगे और फिर उनसे अपनी अपनी टिप्पणी लेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवानंद राय जी भी हैं, जो कि जिला मंत्री हैं भाजपा जिला बनारस के।
तो शिवानंद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार शैलेंद्र जी के पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, अभी आप अमित जी की बात सुन रहे थे, लगातार योगी का काशी प्रेम साफ तौर पर नजर आ रहा है और एक 5 साल में 100 बार गए काशी, जबकि कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री का भी ये जहमत नहीं उठाई। मैं जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, ये कदम भी मुख्यमंत्री का सराहनीय है, मगर आज का जो वक्त है, जैसे हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि 100 बार गए। हाँ। मैं भी एक कॉमन आदमी हूँ, मैं हजारों बार गया हूँ, मैंने कभी गिनती नहीं की है। ये गिनने का तो वक्त है नहीं, भगवान के यहाँ कौन कितनी बार जाएगा, इसको गिनने की जरूरत तो है नहीं। और उनके पास क्या है, साधन संसाधन सब कुछ फ्री है, आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री, सारा कुछ तो फ्री है। तो इसमें इन सब चीज़ों पे अगर बहस छिड़ेगी तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, छिड़िए, ठीक है। एक बात करना कि वहाँ गए, मैं हजारों बार गया हूँ, मैं नहीं इसकी चर्चा, मेरी चर्चा नहीं होती क्योंकि मैं कॉमन मैन हूँ, ये भी गए होंगे, तमाम लोग गए हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि चर्चा इन पर भी होनी चाहिए। जो 65 रुपये का कड़वा तेल 240 रुपये में हो गया है, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। जो 25 रुपये की CNG 95 रुपये की हो गई है, चर्चा इस पर भी होना चाहिए। जो 70 रुपये का डीजल 100 रुपये में हो गया है, चर्चा इस पर भी होना चाहिए। चर्चा पेट्रोल पर भी होना चाहिए, चर्चा महंगाई पर भी होना चाहिए। इन सभी ये चर्चा जितनी जरूरी ये चर्चा है, उतनी ही जरूरी ये भी चर्चा है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है रोटी और लंगोटी। जी बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वाकई में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा आज हम इस पर नहीं कर रहे हैं कि शत की पारी खेली 100 बार गए। इन 100 बार के जाने से कितनी तस्वीर बदली, कितनी तकदीर बदली काशी वासियों की, इस सवाल का जवाब मैं जरा सबसे मैं ये बात मानता हूँ कि तस्वीर बदली है। बदली हुई तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जो बिगड़ी हुई तस्वीर है वो आपको दिखाई नहीं जा रही है। अच्छा। ना आपके कैमरे में वो आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पक्ष दोनों होने चाहिए। आप एक तरफ दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा करना एक अच्छी बात है। और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। लेकिन जो आप कौन सी बिगड़ी हुई तस्वीर की जरा बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए जल्दी से जरा शैलेंद्र जी। लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। गलियों में आप जाके देखिए, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अभी आपने एक वर्ग कहा, उन लोगों को रोजी रोटी की समस्या हो गई है। सभी लोग हैं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहा ना आपने, नारा दिया आपने, किसका विकास वहाँ पे हो गया है? कौन लोग हैं? कैसी स्थिति में खड़े हुए हैं? क्या स्थिति है इस समय दर्दोजी कारीगरों की? कहाँ पहुँच गए हैं? सारी बातें हैं। कहने का मतलब है कि आप मंदिर शिवालय जितने भी हैं बनाइए, लोगों को आलय भी दीजिए, उनकी भी जरूरत है। आलय भी दीजिए, चिकित्सालय भी दीजिए, शिवालय भी दीजिए। चलिए ठीक है, मैं एक बार शिवानंद राय जी के पास आ रहा हूं। शिवानंद राय जी, इन अगर 5.5 सालों की अगर मैं बात करूं तो काशी कितना बदली, और सबसे बड़ी बात कि विकास की तो बात हो रही है, लेकिन अगर मैं बदलाव की बात करूं तो काशी के लोगों में कितना बदलाव आया? क्योंकि आप जिला मंत्री हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल। 2017 के बाद 17 के पहले विकास बहुत कम था। 2017 से लेकर के अब तक माननीय योगी जी का 100 दौरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी वो आते हैं तो विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं, और उसके साथ साथ काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को आप देख लीजिए, चाहे रिंग रोड देख लीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि विकास के लिए बिजली, पानी और सड़क सबका होना जरूरी है। अभी हमारे साथी ने बताया कि केवल शिवालय का ये विकास कर रहे हैं। विकास बात ना तुम्हारी, विकास मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए, मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको ये बता दूं, चीजों का जरूरी है और विकास। मैंने ये नहीं कहा कि शिवालय का विकास करो। मैं आपके विषय में तो बोला नहीं भाई साहब, ठीक है, बात रखिए। हम बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि काशी में 2017 के बाद लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ने से पहले तो लोगों का रोजगार बढ़ा है। दूसरी बात, काशी के अंदर पर्यटन के संसाधन बढ़ने से बाहर के लोग जो आते हैं, यहाँ के जो भी व्यवसायी लोग हैं, उनका लाभ होता है। तो ये भी एक विकास ही इसको समझिए। और उसके साथ साथ काशी में जो रिंग रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने, माननीय मोदी जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। और भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, हम
बिल्कुल, जो तमाम सारी योजनाएं आती है। मैं एक बार अब दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूं। दिलीप यशवर्धन जी, लगातार काशी को लेकर के, तमाम सारे इसके विकास को लेकर के इन 5 सालों में कई बार ऐसी डिबेट हो चुकी है। जब हम बात विकास की कर रहे हैं, अभी देखिए अमित जी ने भी अपनी बात रखी, शैलेंद्र जी ने भी अपनी बात रखी और शिवानंद राय जी ने भी अपनी बात रखी कि बिजली हो गई, सड़कें हो गई, चमचमाती सड़कें हो गई, लाइटें हो गई, ये सब मूलभूत जरूरतें हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि आपने ये बदलाव तो कर दिया, लेकिन काशी वासियों में कितना बदलाव आया, उनकी मानसिकता में कितना बदलाव आया, जरा इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, विकास के कई पैरामीटर हैं। हाँ। अगर आप बात सिर्फ इतनी करते हैं कि काशी का विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो अनडाउटली काशी का बहुत विकास हुआ है। जो मंदिर वहाँ पर बन गए हैं, जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जो रिंग रोड बन गई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया है, जो माँ गंगा की नदी की सफाई होगी, उसके किनारे के जो घाट बन गए हैं, और अनडाउटली वहाँ पर टूरिज्म बढ़ने से लोगों का रोजगार भी बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बढ़ेगा। जब विजिटर्स बढ़ेंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या विकास सिर्फ काशी के विकास से कनेक्टेड है? अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास एज ए होल पूरे स्टेट का, यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात हमें करनी चाहिए। तो एक सिटी या एक डिस्ट्रिक्ट के विकास हो जाने से पूरे स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। रही बात धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट की, ये होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मैं इस बात का पूरा समर्थक हूँ कि जितने भी प्राचीनतम धार्मिक स्थल हैं, जो उनकी भव्यता थी एक समय में, वो भव्यता वापस आनी चाहिए, और वो वापस आ रही है। अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या के डेवलपमेंट से टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, आने वाले समय मिलेगा। टूरिज्म को डेवलपमेंट होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये सारी भविष्य की बातें हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा। देखिए, सरकार की बात कर लीजिए, प्रदेश की बात कर लीजिए, घर की बात कर लीजिए, सब जगह एक ही फॉर्मूला लागू होता है कि क्या मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर के बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो मैं डेवलप कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा खर्चा ज़्यादा है और मेरी इनकम कम है तो मैं डेवलप नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बैंक से लोन लेकर के असेट क्रिएट कर रहा हूं और उस असेट क्रिएशन के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मेरे पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, तो भी मैं डेवलप नहीं कर रहा हूँ। यही बात अभी मैं ये इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट देख रहा था बैठे हुए कि डेवलपमेंट का जो रेशियो साइट पे दिया हुआ है वो सरकार खुद क्या कह रही है। तो देखिए, जो रेवेन्यू एस्टिमेशन है 2022-23 में, रेवेन्यू एस्टिमेशन है 5.01 लाख करोड़ का, और जो एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन है वो 6.15 लाख करोड़ का, यानी कि खर्चा हमारा 1 लाख करोड़ ज्यादा एस्टिमेटेड है। तो जब खर्चा 1 लाख करोड़ ज्यादा एस्टिमेटेड है, तो ये खर्चे का जो मेकअप है वो कैसे होगा जी? उस खर्चे का मेकअप ऐसे होगा कि उसका बोझा आज भी मिडिल क्लास लोगों पे डाला जा रहा है। कैसे डाला जा रहा है कि एक तो जीआई सर्वे करा करके हाउस टैक्स जो 1 रुपया होता था उसको 3 रुपया कर दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। हाउस टैक्स के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग आपका वाटर टैक्स बढ़ गया। जो शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन की फीस 1500 रुपए लगा करती थी 5 साल की, उसको अब 4500 रुपए कर दिया। ये अलग बात है कि रिन्यूअल खत्म कर दिया, लेकिन रिन्यूअल की बात तब आती है जब मैं ताउम्र बिजनेस करूं। कई बार होता है कि जो शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोमाइसेस वाइज लागू होता है। आज मैं इस प्रोमाइसेस में व्यापार कर रहा हूं, कल हो सकता है 6 महीने बाद मैं प्रोमाइस चेंज कर दूं, तो पहले मुझे 1500 देने पड़ते, अब मुझे 4500 देने पड़ेंगे। बड़े सरल भाषा में कहें दिलीप जी, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, छोटे लोग, मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास को लेकर के। जी अमित जी, कुल मिलाकर के तस्वीर बदल रही है, लेकिन इस बीच ये भी है कि आमदनी और खर्च में जो बात करें, जो बैलेंस नहीं है, खास करके हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये भी बड़ी चिंता का सबब है। नहीं, देखिए आलोक जी, हाँ, एकदम मैं दिलीप भाई की बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, उनकी बात से बहुत चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पुरानी चीज़ों को अगर हम पुरानी चीज़ों से तुलना करें, आज की चीज़ों को देखेंगे ना, तो बहुत परिवर्तन है। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के लोग बता रहे थे कि 65 रुपए का कड़वा तेल 165 रुपए में हो गया, उनको जानकारी नहीं है या वो बताना नहीं चाहते। हम लोगों ने उन्हीं की सरकार में 200 रुपए किलो तेल खरीद के खाया है। जहाँ तक की बात पेट्रोल की है, वो 30 रुपए में 2004 में हम खरीदते थे, जब इनकी सरकार गई 2014 में तो वो 80 रुपए में हो गया था। 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उस पर जवाब नहीं देंगे। तीसरी बात है, जहां तक ये बात कह रहे हैं कि आज समस्या क्या है, समस्या ये है, ये एक यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस मिटती चली जा रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह देना चाहता हूँ, इस सरकार ने
5.5 साल में 2 साल कोरोना के भी समय को देखा है, जहां पर इस महामारी में पूरा विश्व परेशान था, उसमें भारत अछूता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पूरे 135 करोड़ जनता के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए जिस तरीके से आपने देखा कि राशन की व्यवस्था की सरकार ने, हजार रुपए हर 80 करोड़ लोगों के अकाउंट खाते में भेजने का काम किया। क्योंकि आज जो लोग उस समय सवाल उठाते थे जब बैंक के खाते खोल रहे थे, तो कहते थे कि ये इससे क्या होगा, उसका फायदा आपने देखा कि कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया, सीधा जो केंद्र से पैसा आया वो लोगों के जेब में गया, लोगों के अकाउंट में गया, बिचौलिया कोई नहीं था। आज बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजों में हमें आज भी काम करने की जरूरत है, सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और आ भी रहे हैं, उसका आपने देखा। तो फिर ये विपक्ष के लिए कह दे कि अभी थोड़ा सा इंतजार करे। देखिए विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष जी अब थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में आप बेहतर परिणाम देख पाएंगे। जिस तरीके से कवायद चल रही है, काम जोरों पर चल रहा है। हाँ, दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, हाँ, और आपको किसी कारणवश इस पोजीशन से हटा के अलग करा गया, यानी कि आपने उस काम को सही नहीं किया। तो जब आपने सही नहीं किया तो दूसरा आ गया, वो कर रहा है, वो कह रहा है मैं सही कर रहा हूँ, यही तो कह रहा है। तो जो आप मेरे समय में महंगाई आई, माना महंगाई के दम पे चुनाव हटा भाई, 65 रुपए कड़वा तेल में 240 रुपए किलो बिक रहा है, और 7 साल में 70 साल लग गए डीजल पेट्रोल को पहुंचने में। 70 रुपए में 30 साल में यहाँ पहुंच गए। और अभी हाउस टैक्स की बात की हमारे साथी ने, इन्होंने बिल्कुल सही चीज एकदम उठाया मुद्दा कि हाउस टैक्स के लिए जब साफ तौर पर हाउस में पास हो गया कि कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो कौन सा जीआई सर्वे आप करा रहे हैं? आपने सैटेलाइट से सर्वे कर लिया, इस कमरे के अंदर क्या चीजें यूज हो रही हैं, सैटेलाइट से कैसे पता लगेगा? आप सीधे सीधे करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और इंस्पेक्टर की उगाही करवा रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से शहर का मध्यम वर्ग जिसका बेड़ा कर दिया है सरकार ने, वो परेशान हो रहा है, उससे लूट हो रही है। और बिचौलिए दलालों की यहाँ लाइन लगी हुई है, हर चौराहे पे आपको दलाल मिलेंगे जो आज की तारीख में आम जनमानस के सरोकार से जुड़ी हुई चीजों पर दलाली कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं हमारी पार्टी की। आप चिंता ना करिए, हमारी पार्टी जहां है जैसे है उतने में ही हम आपकी बखिया उधेड़ने के लिए पर्याप्त है। आपके द्वारा किए गए तांडव को सब दिखाएंगे। जो आप 365 रुपए का सिलेंडर 2013 में मिल रहा था, वो 1100 का आगे आपका तो सिलेंडर मिलता ही नहीं था। 1200 रुपए का सिलेंडर लाइन में लग के आदमी नहीं पा पाता था। आप किस मुंह से बात हो गए? अपने बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, आप ही के बारे में बताना जरूरी है। नहीं, अपनी बारी में नहीं, बारे में जी 1100 रुपए का सिलेंडर। जिनका सिलेंडर मिलता नहीं था, जिनका लाइनें लगती थी, वो आज हमें बता रहे हैं कि आज सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया। आप क्या 1300 में सिलेंडर खरीदते थे, लेकिन वो भी 1300 रुपए में भी लाइन लग के मिलता था। वो समय नहीं बताएंगे। चलिए अब हम नए समय की, आने वाले समय में सामाजिक प्रतिमान जब बदल रहे हैं, बदले हुए समय की क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हमने जितने गलत काम किए थे उन सब के बदले में जनता ने हमें हटा करके वो कर दिया। तो क्या किसी आदमी को डकैती डालने का लाइसेंस मिल गया? अब महंगाई की शर्म पहुंचा देंगे। 365 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपए सब्सिडी थी 2013 में, और आज कितने में है? 1100 में। 1 रुपए सब्सिडी किसी को मिलती हो तो ढूंढ लीजिए, बता दीजिए किसी को। चलिए जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, इस बदली हुई तस्वीर की बात कर रहे हैं, शिवानंद राय जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इन 5.5 सालों में कितनी बदली काशी नजर आ रही है? ये मैं आपकी नजर से पूछ रहा हूं सवाल। 5.5 सालों में काशी पूरी बदल चुकी है। और काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के, रिंग रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के, लाइट से लेकर के, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से सांसद हुए हैं, तब से 2014 से लेकर के अब तक देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की, किसी सरकार ने काशी में इतना काम नहीं किया। और जो ये भाई बता रहे थे कि बहुत महंगाई है, महंगाई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को दिख रही है। जनता चुन के लाती है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। जनता 2014 में जिताया, जनता ने 2017 में देखिए, हम सब भी आम जनता ही है, हम सब भी आम जनता ही है। और हम आपको बता दें कि 19 भी जिताया, 22 भी जिताया, और 24 में भी कांग्रेस मुक्त करेगी जनता। जनता सब देख रही है। नहीं, सवाल ये कि आप जनता को नहीं देख रही, सरकार जनता को नहीं देख रही है। कुछ राजनीतिक निहित स्वार्थ है, आम जनता का फिर इसमें क्या है लाभ? नहीं, आप देखिए राजनीति आम जनता तो ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। देखिए ये जो कह रहे हैं कि जरा मैं आम जन से जुड़ी बात है, तो जरा मैं दिलीप जी से इसका वर्जन लेना चाहूंगा। जरा जी
शिवानंद राय जी जो कह रहे हैं कि आम जनता को दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, मैं आम जनता हूँ, मेरे घर का हाउस टैक्स वाटर टैक्स 3 गुना बढ़ गया, ये मुझे दिक्कत है। मेरा हाउस टैक्स कांग्रेस नहीं दे रही है, ना आप दे रहे हैं, और आपके घर का भी बढ़ा होगा, आपको पता इसलिए नहीं चल रहा है कि आप सरकार में हैं, सरकार से जुड़े हैं, आपको चार तरफ से पैसा आ रहा है, मेरी इनकम एक ही तरफ की है, मेरा खर्चा बढ़ गया इसलिए मुझे पता चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा होगा। और कांग्रेसियों को चुन लो और उनको सिलेंडर 1500 को दे दो, जनता को 500 को दे दो। हम यहाँ से मांग कर रहे हैं आपसे, आप करा दीजिए, सरकार से कह दीजिए कि जो कांग्रेसी हैं उनको चुन के 1500 को दे दो, 2000 का दे दो। वो देश से बाहर है, वो रहते नहीं देश में, वो विदेशी हैं। अपने जनता को, हिंदुस्तान की जिस जनता ने सरकार बनवाई है उनको 500 को चलिए, जिस सिलेंडर के दामों को कम करने की बात की जा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को राजस्थान से शुरुआत कर भी देना चाहिए, यहाँ पर आज ऐलान कर देना चाहिए आज। हाँ, फिर तो यार ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी जी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम उठाइए, राजस्थान में उठाइए, आपको पता चल जाएगा इनकी नीति क्या है, इनकी नीयत क्या है। वहाँ पर तो ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा पेट्रोल के दाम राजस्थान में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे। वहाँ पर लोगों को राशन नहीं मिलेगा, वहाँ राशन घोटाला हो जाएगा, वहाँ गरीबों का राशन इनके नेता खा जा रहे हैं, वहाँ पर इनकी चुप्पी हो जाती है। ये लोग हैं जिनको आज उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो देखना पसंद करना नहीं चाहती है, लेकिन ये झूठ और गुमराह करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए। इसीलिए इनका हंस गए कि लोकसभा में 1 सीट बची है और उत्तर प्रदेश में तो आप शून्य पे आते आते 1-2 पे आ गए। आने वाले समय में 2024 में आपसे कह रहा हूं कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी चुनौती भी है, इतना हल्के में मत लीजिए। देखिए आलोक जी, वो चुनौती सिर्फ कांग्रेस के परिवारों के बीच की चुनौती है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आप भी देखें किस तरीके से भीतरघात, किस तरीके से गोवा में इनके ही लोग इनको छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी भाई भीतरघात ये तो राजनीतिक दलों की आपस की बात है, किसके अंदर की बात है। हम तो बात कर रहे हैं भाई सबको साथ और सबके विकास को लेकर के जो पार्टी नारा दे रही है। अब मुझे आप ये बताइए शिवानंद राय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत अहम सवाल का जवाब। जब बात हिंदू मुस्लिम को लेकर के की जाती है, इस बीच विकास को लेकर के तमाम सारी एक जिस तरीके से एक विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की, उज्जैन कॉरिडोर की बात की, तमाम सारा जो कॉरिडोर बनाया, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आस्था जो है उसमें भी प्रगाढ़ता आई है। लेकिन इसी बीच शिवानंद राय जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब एक पक्ष में नाराजगी भी है, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के। फिर आप लोग फिर कैसे उस पक्ष को कैसे बनाएंगे, फिर ये बताइए आप, फिर तभी तो सार्थक होगा आपका नारा सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ जो बुनकर भाई लोग हैं, जो बनारसी साड़ी की बुनाई करते हैं, जो लोग बिजनेस व्यापार से मुस्लिम भाई लोग जुड़े हैं, वो सब खुश हैं। रही बात ज्ञानवापी मामले की, तो ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला देगा, जैसे अयोध्या का फैसला आया, तो न्यायालय पे सब आधारित है। इस पर हम जो भारत सरकार की योजना आ रही है वो किसी जात विशेष के लिए नहीं आती। जो भी योजनाएं हैं मुस्लिम भाइयों को मिलती हैं, हर समाज को मिल रही है। लेकिन समाज के जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात पर झगड़ा लगाते हैं, ये सब काम 2014 के पहले चलता था। अब जनता केवल विकास के नाम पर वोट देगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत हमको लगता है 24 में ही बनेगा। सर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, कांग्रेस मुक्त है या कौन सा मुक्त है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, आपने कहा खुशहाली की बात करी, एक सबको साथ लेकर के चल रही। मुझे ये आप ये बताइए शिवानंद राय जी, कौन से वर्ग के लिए आपने क्या खास किया है, चाहे वो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर बुजुर्ग के लिए बात करें। अब योजनाएं मत गिनाइएगा आप मुझे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि काशी के अंदर अगर जो भी विकास हो रहा है, चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, जितने भी बाहर से पर्यटन के लोग आएंगे, चाहे जो भी लोग अपने खुद का रोजगार खोल के बैठे हैं, लाखों लोग जब दर्शन करने आते हैं तो उसमें ये कोई बट के नहीं आता है कि हिंदू का कितना फायदा हो रहा है, मुस्लिम का, कोई ऑटो चालक है, कोई होटल चालक है। ये नहीं है कि केवल हिंदू लोग ही व्यापार करते हैं, तो सभी वर्ग का उसमें लाभ होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग नाराज होते हैं, वो राजनीतिक विपक्ष की पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर योजना का लाभ मुस्लिम भाइयों को सबको मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 2014 के पहले राजनीतिक रोटियां सेकते थे। यानी कि विकास हो रहा है, सारी चीजों पर काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष इन चीजों को उठा रहा है। मैं अमित जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा चैलेंज आपसे टिप्पणी ले लेता हूं जरा इस पर कि भाई काम तो क्षेत्र में हो रहा है, चीजें दिख रही हैं, तो आप लोगों को तो काम की सराहना करनी चाहिए। काम हो तो रहा है, काम 65 रुपये कड़वा तेल 240 में होगा, हम इसकी सराहना कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा आगे तरक्की कर रही है।
30 जो है डॉलर 60 रुपए था, 82 रुपए पहुंच गया है। बहुत अच्छा हो रहा है काम, हम कहाँ मना कर रहे हैं, काम तो तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही काम करते रहिए, जनता बहुत खुश रहेगी, जनता सरकार आपकी चुनवाई रही जी। है, बढ़िया काम है, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। अमित बहुत जी, बेहतरीन जब काम है। सांस्कृतिक विरासत को भी लौटाने का काम कर रही है सरकार, उसकी भी तो सराहना करनी चाहिए फिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं सैन भाई से कहूंगा, जहां हाँ। इनको 240 रुपए में तेल मिल रहा हो, हमको बता देंगे, मैं इनको 160 रुपए में दिलवा दूंगा। जहां आम जनमानस लेता है, इनको कहीं मिल रहा होगा जहां इनके भ्रष्टाचारी लोग होंगे, अपने लोगों से खरीदते होंगे, वहां 240 में खरीदते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार हमसे संपर्क कर लेंगे, जो आम जनमानस को जो रुपए में चीजें उपलब्ध हो गई, वही उसी में इनको भी मिल जाएगी। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आलोक जी, सबसे पहले आप इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों में नाराजगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, 2017 के बाद आपने देखा उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा आज तक 5.5 साल में नहीं हुआ। उसमें जब दंगे होते थे तो हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होता था। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता तो मुसलमानों को होता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार जब से 5.5 साल में योगी जी की कमान है, तब से कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसका फायदा किसको है? दोनों पक्षों को है, दोनों के लिए शांति का वो काम किया गया है। कोरोना में अगर राशन बटा है तो दोनों धर्मों के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, किसी से भेदभाव नहीं किया गया है। इस बार जब बनारस में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली आती है तो हर घर में आती है। ये नहीं होता है कि हिंदुओं के घर आ गई और मुसलमानों के घर नहीं आ गई है। आज दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो खो गई थी, उसको अगर हम वापस दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है। उसमें एक हमारे साथ बैठे हुए कांग्रेस के लोग हैं। तो ये मैसेज जा क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, मैसेज जा रहा है आलोक जी, जिनको समझना है, आम जनता जानती है इस चीज को। तभी 2014 में जब हमारे ऊपर 135 करोड़ जनता ने विश्वास किया तो केंद्र में मोदी जी को भेजा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 2017 में जब चुनाव हुए, योगी जी को दिया, योगी जी लगातार जीतते हुए आ गए। आप सब लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, कई तरीके के प्रोपेगेंडे अपनाए गए, कई गठबंधन हुए, लेकिन आम जनमानस का भरोसा योगी आदित्यनाथ जी में था। इसलिए इतनी बड़ी जीत दोबारा हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं कह देना चाहता हूं आपसे आलोक जी, थोड़ा और सब्र कीजिए, क्योंकि बहुत से कार्य अभी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो आम जनमानस की जो चीजें हैं, अभी जो महंगाई की बात हो गई थी, महंगाई आप भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछली बार से इस महीने की जो महंगाई उसमें दर में कमी आई है। और आने वाले समय में जो भी उचित कदम होंगे सरकार उठाएगी। और लगातार आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, भरोसा मोदी जी और योगी जी में है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पास राजनीतिक एजेंडे हैं अपने। हम राजनीतिक एजेंडों को लेकर के क्यों बात करें? हम तो योगी की शतकीय पारी को लेकर के बात करें, किस तरीके से 100 बार से भी ज्यादा दौरे किए और उन दौरों से दिलीप जी कितनी बदली काशी की तस्वीर और तकदीर, और उससे भी बड़ा सवाल कि काशी वासियों की। काशी, फिर मैं वापस अपने स्टेटमेंट पर जाऊंगा आलोक जी, कि काशी की तस्वीर बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी का डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी में पर्यटन के बढ़ने से, मंदिर के भव्य बन जाने से, हालांकि मंदिर में जो रोजगार, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, उनका रोजगार जैसे पहले चल रहा था वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। उनके रोजगार में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की अपनी एक कीर्ति थी। और वहाँ जो दर्शन करने जाता था वो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने जाता था, मंदिर की भव्यता के दर्शन करने नहीं जाता था। ये अलग बात है कि अब मंदिर भव्य बन गया है, देखने में और अच्छा हो गया, तो हो सकता है थोड़े से पर्यटक बढ़ गए हों और उस मंदिर की भव्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस आ गई है, ये अच्छी बात है। काशी का विकास हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि विकास की अगर हम बात करते तो हम काशी की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे प्रदेश की तो कम से कम बात करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि टूरिज्म के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा जी, या जैसा कि शिवानंद राय जी कह रहे थे कि रोजगार बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, पर्टिकुलरली बनारस में हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, ये मैं फिर सरकार का ही आंकड़ा दे रहा हूँ, सरकार की साइड से ही दे रहा हूँ, 4.9% का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये उत्तर प्रदेश की डेटा है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा, शिवानंद राय जी से मेरा एक सवाल है, अमित जी से भी एक सवाल है कि अगर रोजगार बढ़ा पूरे प्रदेश में, मैं काशी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर रोजगार बढ़ा, कितने दिनों में बढ़ा और कितना बढ़ा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जितने दिनों में रोजगार बढ़ा या देश का डेवलपमेंट हुआ या लोगों की इकोनॉमी बढ़ी, तो पहले जिन लोगों को राशन मिल रहा था, क्या वो अब लोग राशन नहीं ले रहे हैं? जो लोग फ्री राशन ले रहे थे, क्या उन लोगों ने राशन लेना बंद कर दिया?
क्या जिनके खाते में पैसा जा रहा था वो खाता जाना बंद हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो मैं मानूंगा कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अगर वो आंकड़ा वही है तो फिर डेवलपमेंट किसके पक्ष में जा रहा है, कहां जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि एज ए मिडिल क्लास पर्सन मेरे ऊपर तो महंगाई का बोझा पड़ रहा है हर तरीके से, और जो महंगाई दर गिरी है वो महंगाई दर कहीं नहीं गिरी है। रुपया डॉलर 82 रुपए पहुंच गया है, तो महंगाई दर कैसे बढ़ी है? सेंसेक्स पूरा 63,000 पे था, आज वो 52,000 53,000 तक पहुंच करके फिर 57 पर आ भी गया। बात करनी होगी। अमित जी, इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी को लेकर के हम इनॉल की बात कर रहे हैं, केवल वाराणसी की नहीं। लेमैन के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर बात कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा जिस तरीके से दिलीप जी ने भी आंकड़े दिए। देखिए, बिल्कुल दिलीप जी ने आंकड़े दिए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई उससे पहले उत्तर प्रदेश में 18% बेरोजगारी दर थी। आज खुद अपने मुंह से आप बता रहे हैं 4.9 पर हम आ गए, तो बेरोजगारी दर 4.9 बढ़ गई है अमित भाई, नहीं लेकिन 4.9 बढ़ गई है बेरोजगारी दर, बढ़ गई है, लेकिन आज भी हम उन आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाए जो पूर्व में होता था। कहीं ना कहीं इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार में आने के बाद से बेरोजगार जो लोग थे उनको रोजगार मिलाने का काम सरकार ने किया है। चाहे एमएसएमई के तहत हो, आपने 80 लाख युवाओं को जोड़ने का काम किया हो, विश्वकर्मा योजना के तहत हमने छोटे जो लघु मजदूर लोग थे उनको संसाधन मुहैया कराए और उसके बाद उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया हो। आपने देखा कि सरकारी नौकरी 4.5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में दी गई, और ये सब चीजें हम चुनाव में भी कहते आए, उसी के आधार पे हम चुनाव जीते भी, क्योंकि लोगों ने हमें बढ़ चढ़ कर जो हमने लोगों के लिए विकास कार्य किए हैं उस पर ही हमें जनता ने जनादेश दिया और हम इतनी बड़ी जीत जीते हैं। लेकिन आलोक जी, आज हमें आज भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ हमारे जो घोषणा पत्र में है उसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस पर हमें काम करना है, उस पर काम चल रहा है। आने वाले 6 महीने में आप उत्तर प्रदेश रोजगार की बात की, युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोजगार। दिलीप, जरा इस सवाल का मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। जब इतने सारे जब आंकड़े गिना रही है सरकार, जब रोजगार दिए, तो वो जो विधान भवन के बाहर जो लाठी डंडे चलते हैं, वो विशिष्ट बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र वाले, नर्स वाले, एनएम वाले, वो सब फिर क्या है सर? वो तस्वीर फिर क्यों नजर आती है? यही सवाल, मैंने पूछा, इसीलिए मैंने किसी राजनीतिक दल से नहीं पूछा, मैंने यही सवाल आलोक जी मैंने पहले कहा था कि अमित ने जितने भी आंकड़े बताए मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि 80 लाख लोगों को आपने एमएसएमई से जोड़ा, इस योजना से जोड़ा, उस अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना रोजगार लोगों को मिला है, तो वो जो फ्री राशन लेने वाले लोग थे और फ्री खाते में पैसा लेने वाले लोग थे, उनके आंकड़ों में कितनी कमी आई? क्योंकि अगर रोजगार वहां से बढ़ा है तो जितना भी आप एमएसएमई सेक्टर उठा लीजिए, हर एमएसएमई सेक्टर में जो गरीब तबका होता है वो भी तो रोजगार पाता है। नीचे के लोग तो मजदूरी का काम, जो छोटे काम, चपरासी का काम, ये सारे काम तो गरीब लोग ही करते हैं। तो अगर उन लोगों को इतना रोजगार मिल गया है तो क्या वो लोग इन सारी योजनाओं से बाहर हो गए? क्या ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, एमएसएमई जो होता है, एक आप अगर ये कहते हैं स्टार्टअप, अगर आप इन आंकड़ों को, अमित भाई मैं आपकी राजनीतिक स्टेटमेंट से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन अगर आप इनको वास्तविकता में देखेंगे, अगर आप ये आंकड़ा ऐसे लेते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को लोन बांट दिया, तो लोन अभी थोड़े दिन पहले बैंक ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें 10,000 रुपया हर ठेले वाले को, खुमचे वाले को, रिक्शे वाले को, रेडी वाले को बांटा गया था, और कई लाख करोड़ रुपया बट गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। कई लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का, हम जैसे मेहनत करके कमाने वालों की, सिंगल कमाई वालों की, मिडिल क्लास लोगों के टैक्स का पैसा इस तरीके से बांटा गया। कितने रेहड़ी वालों का डेवलपमेंट हो गया, कितने रेहड़ी वाले रेहड़ी सेट के दुकान पे पहुंच गए। और उसको छोड़ दीजिए, जो पैसा बांटा गया उस पैसे में से ब्याज नहीं पूछ रहा हूं, मूल कितना वापस आया ये भी सरकार को नहीं पता होगा, आया ही नहीं है। वाकई में ब्याज तो छोड़ दीजिए, एक लेआउट तैयार करना चाहिए जिस पर काम करना चाहिए। समय कम है, लेकिन एक एक टिप्पणी मैं चाहूंगा। शैलेंद्र जी, कुल मिलाकर के जब रोजगार को लेकर के बात चल रही थी, मतलब उन्होंने आंकड़े भी गिनाए किस तरीके से, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि अब आप रोजगार पर नहीं, अब आप स्वरोजगार पे फोकस करिए। तो सरकार इस ओर भी काफी कुछ ध्यान दे रही है, तो इसकी एक सराहना भी करनी चाहिए। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर जनता को कड़वा तेल, रिफाइंड, नमक, दाल, चावल, चीनी सब फ्री क्यों देना पड़ रहा है? एक बात। दूसरी बात, जब जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ लोगों की आबादी है और सरकार आंकड़ा दे रही है कि हम इतने लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो जब सब सही है तो अनाज क्यों मुफ्त में दे रहे हो? मत दो। कुल मिलाकर के सब सही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पर्दे पर। और क्योंकि ये पर्दे की फिल्म चल रही है और फिल्म की और
असल जीवन की दोनों में डिफरेंसेस तो है ही हैं। इस समय एक फिल्म चल रही है और वो फिल्म चलती रहेगी क्योंकि तमाम अच्छा तो लगे तो फिर ये भी बता दीजिए उसकी पटकथा फिर किसने लिखी है? देखिए वही बात है ना कि कांग्रेस ने सारी बातें जितनी भी हैं उन चीज़ों को आप ऐसे जैसे आपने पूछा कि पटकथा किसने लिखी है, तो कुल मिला के मैं इस पे किसी के ऊपर दोषारोपण करूं हाँ। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कहूंगा हाँ। वो घूम फिर के हम सब पर आएगी ना। जी, हम जी। पर आप पर भी आएगी, इन पर भी आएगी, हम पर भी आएगी, इन पर भी आएगी, कोई बच थोड़ी जाएंगे। जी। कुल मिलाकर के हम मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की स्थिति में आ चुके हैं। कब तक घिसेंगे? जब घिस के खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? चलिए एक अमित जी से भी स्थिति वास्तव में टिप्पणी ले लेते बिगड़ हैं। अमित चुकी जी है। सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, सरकार लगातार कर रही लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से कैसे संतुष्ट करेंगे, क्योंकि आंकड़े भी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जी देखिए आलोक जी, जब देश में कमान प्रधानमंत्री जी ने संभाली थी, मोदी जी ने उस समय ही कहा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे आप गैस सिलेंडर को देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, जिसके लिए अंग्रेज से प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आज देश के अंदर आप भी देखिए ना कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो माताएं बहनें जिनकी आंखें खराब हो जाती थी उनको सिलेंडर देने का काम किसने किया? 8.5 लाख से करोड़ परिवार से ज्यादा मोदी जी ने दिया। शौचालय करीबन 30 करोड़ से ज्यादा शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस तरीके से आपने आवास देके, आवास जो सोच भी नहीं सकता था गरीब इंसान की कभी उस अपने घर में रह पाएगा, उसको भी देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन हाँ, ये जरूर था क्योंकि राजीव गांधी जी कहते थे जब 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुंचता है नीचे गरीब आदमी तक। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं, आज परिस्थिति बदली हुई है। आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया सीधे लोगों के पास जेब में पहुंचता है, कोई बीच में नहीं होता है। लेकिन हाँ, दर्द कांग्रेस के लोगों को यही है कि जब वहां के वित्त मंत्री चिदंबरम अपने घर में गोभी उगा लेते थे, 3-3 करोड़ की गोभी उगा के उसमें किस तरीके से दलाली करते थे वो भी देश ने देखा है। उसी के चक्कर में जेएम के पीछे गए थे, वो भी देश की जनता जानती है। लेकिन मैं दिलीप भाई की बात से सहमत हूँ, कई चीजें आज भी होनी है, लगातार सरकार उस पर काम कर रही है और जो भी उन्होंने आज बताई है चीजें, आगे आने समय में जब हम दिलीप भाई के साथ बैठेंगे तो इतना विश्वास से कह सकते हैं कि उस पर भी काम हो चुका होगा, जिसमें हमारी और उनकी बातचीत। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के नहीं विश्व के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उस जिले में उज्ज्वला गैस योजना जिसके पास गई, दोबारा वो बेचारा भरवा नहीं पाया। बनारस की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का जिला है बनारस, कौन सा कारखाना वहां चला है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए जो बैठे हुए हैं। बता दीजिए, आप जानकारी दे दीजिए कौन सा नहीं चला, आप बता दीजिए, आप जानकारी दे दीजिए। शिवानंद राय जी है जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवानंद जी, कुल मिलाकर के जब हम प्रगति की बात करते हैं, जब हम तरक्की की राह की बात करते हैं, कुल मिलाकर के जब हम 100 को लेकर के दौरे को लेकर के बात कर रहे हैं, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट, इस विकास की बात करते करते कुल मिलाकर के धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सरकार अपनी पूरी तरीके से जो प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है उसी ट्रैक पर चल रही है। एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा आज की डिबेट का। जी जी, धर्म के साथ साथ विकास की जितनी परियोजनाएं उसके परीक्षण करना, उसको दृढ़ करके जनता के बीच में लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, काशी जो ये कह रहे हैं सिलेंडर की बात, पटकथा तो कांग्रेस ने लिखी थी, उस पटकथा को खत्म करने वाले हैं मोदी जी। ठीक बात। मोदी जी ने जो विकास का काम किया है वो इनको नहीं पच रहा है। सही है। आप काशी के अंदर अगर आते हैं तो 2014 के पहले जब आते थे, बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरते थे, तब आपको क्या फील होता था, अब क्या होता है? जनता को विकास चाहिए, सुनिए, और विकास चाहिए, और विकास के साथ साथ सुरक्षा चाहिए। आज बहन बेटियां राह पे चलती हैं, किसी के औकात नहीं कि कोई उंगली उठा सके। जो ये बात करते हैं पटकथा पिक्चर की, कांग्रेस ने पूरा सरकार भर 65 साल पिक्चर बनाया है, विकास और आप बेच रहे हैं इसको, और अभी विकास, सुनिए, अभी विकास आप बेच रहे हैं इसको 65 साल के पिक्चर को। आप जो कह रहे हैं कि रोजगार की बात, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सर, चलिए आने वाले समय में फिलहाल बदली हुई तस्वीर को देखा जा सकता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवानंद राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 100 दौरे उनके काशी के हुए हैं, और काशी से कितनी बदली तस्वीर और कितनी बदली तकदीर, और आने वाले समय में कितना बदलाव देख सकते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।